नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा भाग 5 है जिसमें संघ की कार्यपालिका आती है और संघ की कार्यपालिका में भी हम सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, क्योंकि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी ये सब महत्वपूर्ण पद आते हैं। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति का जिक्र करेंगे, क्योंकि संघ का जो कार्यपालक होता है अर्थात कार्यपालिका जो है हमारी संघ की, उसका जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। और इसीलिए हम सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान में कहा है। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। हमारा आर्टिकल 52 यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आज हम देखेंगे कि क्या आम व्यक्ति भारत का आम व्यक्ति राष्ट्रपति पद लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, या कोई आम व्यक्ति भी राष्ट्रपति हो सकता है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं और उसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है क्या सामान्य प्रक्रिया है, कोई डिफरेंट प्रक्रिया है। तो एक एक करके ये अनुच्छेद मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, और किस अनुच्छेद में क्या है एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद जो 52 है वो यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा और वह अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके द्वारा कार्य का संचालन करा सकेंगे। ये हमारा अनुच्छेद 53 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, जिसमें चुनाव की बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब कौन उसमें भाग लेंगे जो चुनाव है उनका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 54 और 55। ये टफ भी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो सिंपल तरीके से चुनाव नहीं होता, चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। दूसरा यह है कि ये चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है। तो इसके लिए निर्वाचक मंडल होता है, जो ये निर्वाचक मंडल होगा। इसमें क्या होता है कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जो राज्यों के विधानसभाएं हैं वो उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और जो दिल्ली और पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इन दो जगहों में विधानसभाएं हैं, तो जो यहाँ के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिंपल है। संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य, शब्द बार बार रिपीट कर रहा हूं कि निर्वाचित सदस्य। यदि आपसे कोई पूछे क्या दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, तो आपको बताना है कि बिल्कुल नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। बार बार रिपीट करूंगा, निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन तीनों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है और ये तीनों लोग क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये हमारा अनुच्छेद बताता है। अनुच्छेद में है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल तैयार होगा और उसमें ये सभी लोग भाग लेंगे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि या क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा दिल्ली और पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। या ऐसे ही पूछ सकते हैं कि संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ मना कर देना है और यही याद रखना है कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जहां पे निर्वाचित शब्द हुआ, वो राष्ट्रपति के पद में भाग लेंगे। अब इसके बाद बात आती है 55 की। अनुच्छेद 55 जो है आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो मेरी कोशिश रहेगी जो अनुच्छेद 55 है मैं सबसे लास्ट में आपको समझाऊं, क्योंकि इसमें प्रक्रिया बताई गई है। और प्रक्रिया क्या है कि जल्दी से हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणी मत रीति द्वारा होती है, अर्थात इसमें है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्योंकि आम चुनाव जो होते हैं वो जनरल होते हैं, उसमें क्या होता है कि 50% जिसका आ गया 50% या कोटा जिसको मिल गया,
जनरल में 2 कैंडिडेट खड़े हैं, मान लो 100 वोट पड़े हैं, किसी को 51 वोट मिल गए तो वो क्या है, जीत जाता है। लेकिन अगर यहाँ एक कोटा बनाया जाता है और यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को बहुमत, यानी कि यहाँ कोटा आना जरूरी है, और जिसको बहुमत नहीं मिल रहा है तो फिर उसके जो वोट पड़े हैं उसके वोट हमारे जितने भी हैं उनकी दोबारा काउंटिंग होती है, और जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं वो उसके वो हटा दिया जाता है, और जिसकी जो सेकंड चॉइस है या इसकी फर्स्ट या थर्ड चॉइस है उसको ऐड करके एक कोटा निर्धारित करना होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले 55 सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, उससे पहले हम 56 की बात करते हैं। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से अर्थात अपनी पदावधि से 5 साल तक बना रहेगा, और वह अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, नहीं तो वह क्या है कि 5 साल तक कार्यकाल बना रहेगा। यदि इस बीच नेक्स्ट जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव नहीं होता है तो तब तक ये क्या है अपने पद पर बना रहेगा। इसके बाद 57 की बात करते हैं, पुनर्चुनाव। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको कि क्या जो एक राष्ट्रपति है वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो आपका आंसर आ गया कि बिल्कुल हाँ बन सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 57 हमारा बताता है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया है उसको 2 बार 3 बार बनने की बिल्कुल आज़ादी है, एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्योंकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका जैसी कंट्री में केवल 2 बार राष्ट्रपति, एक आदमी 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा अनुच्छेद 57 बताता है। इसके बाद करते हैं योग्यता की बात। जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी योग्यता सबसे पहले तो यही आएगा कि भारत का नागरिक हो, और उसके बाद उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, और एक शब्द मैं यूज करूंगा कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा, बिल्कुल नहीं, लोकसभा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की इसकी योग्यता होनी चाहिए, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब है किसी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, और वह पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद शपथ की बात आती है। अनुच्छेद 60 है उसकी शपथ की बात करता है। तो मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो 60 तक ही रहेगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां भी आएंगी, उसमें सैन्य शक्ति है, विधायी शक्ति है और न्यायिक शक्ति है, सभी को एक एक करके हम देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। इसलिए हम आज शपथ तक बात करेंगे और अनुच्छेद 60 तक बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये लगभग आपको सभी, एक बार और रिपीट करा देता हूँ आपको। अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अपने पदाधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कार्य का संचालन करा सकेंगे। और अनुच्छेद 54 वही है, निर्वाचक मंडल अर्थात राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाएं, इन सब के जो निर्वाचित सदस्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल बनाकर राष्ट्रपति को चुनाव करेंगे। 55 में भी बताता हूँ आपको प्रक्रिया क्या है। 56 में उसके कार्यकाल है अर्थात पद ग्रहण करने से 5 साल तक कार्यकाल बना रहेगा। 57 में क्या है कि पुनर्चुनाव दोबारा, यानी कि दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में इसकी योग्यता मैंने बताई आपको, भारत का नागरिक हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष आयु हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछे या आपको 4 योग्यता दे देंगे, उसमें लोकसभा की जगह राज्यसभा यूज करेंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज याद रखनी कि लोकसभा। उसके बाद शपथ की बात होती है। तो चलिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जल्दी से हमारी समझ में नहीं आती कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष होती है। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत रीति द्वारा होती है, अर्थात हमारे द्वारा चुन के, जो हमारे द्वारा संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो लोग इनको प्रमोट करते हैं, इनको वोट देते हैं तब जाके। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी डी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं। तो क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाव में 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, तो इसके लिए क्या होता है कि ये कोटा निर्धारित करना होता है, जिसमें क्या होगा, इसमें टोटल वेद मत होते हैं, वेद मत प्लस 2 और प्लस में 1, यानी कि 50% प्लस 1 जिसको मिल गया वो क्या है, कोटा प्राप्त करता है और राष्ट्रपति बन जाता है।
तो सपोज करो यहाँ टोटल वोट कितने हैं, 200 वोट है, ठीक है। अब सामान्य क्या होगा, सपोज करो 102 वोट ए को मिल गया और 50 वोट बी को मिल गया और 40 वोट सी को मिल गया। तो ये टोटल हो गया 90 और 192 और 8 वोट डी को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि कोटा तो प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिंगल काउंटिंग हुई है हमारी और ए को क्या है, कोटा प्राप्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। लेकिन कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि चारों कैंडिडेट में या जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं किसी को भी कोटा प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम गणना करते रहते हैं जब तक किसी को कोटा प्राप्त नहीं हो जाए। और जो काउंटिंग होती है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में होता है कि काउंटिंग किस तरीके से होती है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो सपोज करो 4 कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी डी और टोटल हमारे 200 वोट हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सपोज करो 90 वोट मिल गए ए को और 50 वोट मिले हैं बी को, 40 वोट मिले हैं सी को। तो ये हो गया 90 दूनी 180 और 20 वोट मिले हैं डी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी कैंडिडेट को हमको कोटा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिला है उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। और जो 20 लोगों ने डी को वोट दिया है तो इन 20 लोगों की चॉइस ये रहेगी कि उन्होंने 5 वोट ए को दिया होगा और 10 वोट डी को दिया होगा और 5 वोट उसने सी को दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए के वो हो जाएंगे 90 प्लस 5 और प्लस 10 और प्लस 5, तो टोटल हो जाएंगे 45 और ये 60 और ये 95। अब देखेंगे कोटा तो अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं डी सी की बात करेंगे तो सी में डी को तो काउंट किया नहीं जाएगा, तो पहले ही बाहर है, और सी को खुद काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये वोट ना करके इसमें 40 वोट मिले हैं इसको, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि इनकी कोई ना कोई चॉइस तो रही होगी। अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ केवल बी और ए का रोल है, ठीक है। तो सपोज करो 40 कैंडिडेट है, 40 वोट पड़े हैं, 40 में से इनकी चॉइस रही होगी कि ए को कितने, सपोज करो बी को 20 की जरूरत है और 20 वोट मिले हैं और ए को भी 20 मिले हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 20 इसमें ऐड कर देंगे और 20 इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा आपको 115। तो अब क्या है 115, यानी कि 200 थे बटे 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 101, लेकिन हमको मिल रहा है 115, तो हमको एक कोटा प्राप्त हो गया। तो इसी पद्धति में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पद्धति क्या होती है। वो यही होती है कि जब तक हमको कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है तो हम गणना करते रहते हैं और जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उसको फील्ड से बाहर कर उसकी जो सेकंड चॉइस रहती है कि ए को कितने दिया है, बी को कितना दिया है, सी को कितना दिया है, तो उसके उधर ऐड ट्रांसफर हो, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि इसमें क्या है वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 55 था जो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता है और हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसे थी, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, शपथ में क्या है, शपथ में कौन सा अनुच्छेद है और अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है। जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं जिक्र करूंगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, इन सब के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आज केवल हमने इतना ही देखा है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलना है आपको बिल्कुल भी। जो भी आपका मन में क्वेश्चन आता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक को आपको मैं क्लियर करूं। जुड़िए मुझसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहिए, ऐसे ही मैं आपके बीच में आता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।